सो हे गाइस, वेलकम बैक एक और नई एनीमे एक्सप्लेनेशन में जिसका नाम है इजी गोइंग टेरिटरी डिफेंस बाय द ऑप्टिमिस्टिक लॉर्ड। और आज हम इसके फर्स्ट सीजन के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और यार, ये वीडियो तुम्हें सच में काफ़ी पसंद आने वाली है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो कि बोल रहा होता है, दरअसल मैं रोज़ अपने घर से ऑफिस जाता हूँ और वापसी में मुझे मुश्किल से कोई ट्रेन मिलती है जो मुझे टाइम पर घर पहुँचा सके। बट एक दिन सब कुछ बदल जाता है, मैं सीधे एक दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट हो जाता हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ जाके मैं एक गाँव का लॉर्ड भी बन जाता हूँ। तभी हम यहाँ पे एक छोटे बच्चे को देखते हैं और वो बोलता है, आखिर मेरे हाथ इतने छोटे क्यों हैं? और फिर वो अपने बेड से नीचे उतरता है, दौड़ के विंडो के पास जाता है, बाहर देखता है और बोलता है, ये सब इतना अलग कैसे हो गया? और यार, ये बंदा यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। तभी एक मेड दौड़ते हुए आती है और बोलती है, वान समा, आप ये क्या कर रहे हो? आप वहां से गिर सकते हो, आपको चोट लग जाएगी। और ये सुनते ही वो बोलता है, ओ तो मेरा नाम वान है। फिर वो उस मेड को देखता है, मेड उसके पास आती है और बोलती है, वैसे वान समा, आप इतने कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज कैसे कर लेते हो? अभी तो आप सिर्फ 2 साल के हो, ये सच में बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपकी बातें सुन के शॉक्ड हो गई। वान बोलता है, अच्छा एक मिनट, तुम्हारा नाम नील है ना? वो बोलती है, हाँ बिल्कुल। वो बोलता है, मेरा नाम वान है। वो बोलती है, हाँ हाँ बिल्कुल। फिर वो बोलता है, और मेरे फादर का नाम जलपा है। वो बोलती है, हाँ आखिर बात क्या है? वो बोलता है, नहीं कुछ नहीं। और हाँ, मेरे भाइयों के नाम मुर्सिया, जाट और सेस्टो हैं। वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा, आपको तो सब याद है। वो बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत याद है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। उसका फादर जलपा भी वहां पे होता है और खाना खा रहा होता है। और तभी हम वान को देखते हैं जिसे तीनों मेड मिलकर खिला रही होती हैं और बोल रही होती हैं, वान समा, आप बहुत अच्छे हो, आप अपनी सारी वेजिटेबल्स खा रहे हो, ये काफ़ी अच्छी बात है। तभी उसका फादर बोलता है, जाड आजकल तुम क्या सीख रहे हो? जाड बोलता है, सर मैं अभी फायर मैजिक और बैटल ग्राउंड के बारे में सीख रहा हूँ। फादर बोलता है, ओ बहुत अच्छी बात है। फिर बोलता है, सेस्टो तुम क्या कर रहे हो? सेस्टो बोलता है, मैं भी यही सब सीख रहा हूं। फादर बोलता है, अच्छा ठीक है। फिर वो वान की तरफ देखता है और बोलता है, वान तुमने क्या सोचा है? तुम आगे क्या करना चाहते हो? वान बोलता है, देखो मैं सोच रहा हूं कि आगे चल के अपनी नेशन की हिस्ट्री और कल्चर के बारे में जानो। ये सुनते ही उसका फादर हल्का मुस्कुराता है और बोलता है, बहुत बढ़िया, ये तुमने काफी सही सोचा है। मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। मुझे लगता है हमारी नेशन का फ्यूचर सुरक्षित हाथों में है। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं। जब तुम 8 साल के हो जाओगे तब हम तुम्हारा मैजिक एप्टीट्यूड देखेंगे। वान बोलता है, ठीक है। तभी वान हमें मैजिक एप्टीट्यूड के बारे में बताता है। वो बोलता है, दरअसल नोबल्स के पास मेनली 4 तरह के मैजिक एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें सबसे सुपीरियर माना जाता है, फायर, वाटर, विंड और अर्थ। इनके अलावा कोई और मैजिक एलिमेंट हो तो उसे सुपीरियर नहीं माना जाता। इन एलिमेंट्स का यूज मेनली दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। और जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तो ये पता लगाया जा सकता है कि उसके पास कौन सा मैजिक एलिमेंट है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वान अपनी मेड के साथ बैठा हुआ है और उससे काफ़ी सारी बातें कर रहा होता है। वो उससे पूछता है, मुझे इस नेशन के बारे में बताओ। मेड उसे सब कुछ बताने लगती है। फिर वो बोलता है, एक बात बताओ, यहाँ पे ह्यूमंस के अलावा कोई और रेस भी रहती है? वो बोलती है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ईल्स और ड्वेस भी रहते हैं। वान बोलता है, क्या सच में? तभी 3 और मेड बीच में आती हैं और बोलती हैं, टिल तुम पागल हो क्या? वान समा अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें ये सब समझ नहीं आएगा। वान तुरंत बोलता है, नहीं मुझे समझ आ रहा है, तुम लोग इसे डांटो मत। तभी एक बंदा आता है और बोलता है, वान समा, अब आपकी बारी आ गई है। वान बोलता है, बारी? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? वो बोलता है, अच्छा आपको थोड़ा बहुत पढ़ना आता है ना? वान बोलता है, हाँ थोड़ा बहुत आता है। वान फिर हमें बताता है, दरअसल ये मेरे फादर का बटलर है जो काफी लंबे समय से उनके साथ काम कर रहा है। इसका नाम एस्पाडा है। एस्पाडा बोलता है, ठीक है, तो अब बताइए, मेरे एक हाथ में 3 उंगलियां हैं और दूसरे में 2, दोनों जोड़ दूं तो कितना होगा? वान बोलता है, ऑफ कोर्स 5 होगा, इतना तो मुझे आता ही है। एस्पाडा बोलता है, वाह बिल्कुल सही जवाब, तो चलिए आज से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ये सुनते ही वान अंदर से भड़क जाता है और सोचता है, आखिर ये बुढ़ा मेरे पीछे क्यों पड़ गया? क्या इसका काम मेरे बाप के पास खत्म हो गया जो यहाँ चला आया? बट यार, वान के पास कोई चॉइस नहीं होती और वो पढ़ाई शुरू कर देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वान अब 4 साल का हो चुका होता है। वो अपनी मेड टिल के साथ स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। प्रैक्टिस के दौरान टिल उसे तंग करके भागने लगती है। तभी 3 दूसरी मेड उसे पकड़ लेती हैं और बोलती है, लॉर्ड वान, इसे पनिशमेंट दीजिए, इसने आपके साथ बदतमीजी की है। नोबल के साथ बदतमीजी करने वाली मेड को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वान बोलता है, अरे यार छोड़ो, इसे क्यों परेशान कर रहे हो? वो बोलती है, नहीं, पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी। तो वान उसके पास जाता है और उसके सर पे हल्का सा टैप करता है।
टिल बोलती है बस इतना ही। वान बोलता है हाँ बस। और ये देखकर टिल अंदर से बहुत खुश हो जाती है। वान समा कितने अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वान अब बाहर के बच्चों के साथ स्वॉट प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और एक बच्चे को हरा भी देता है। ये देखकर बाकी सभी बच्चे खुश होकर बोलते हैं सच में आप कमाल के हो, आप तो एक प्रोडिजी हो, पढ़ाई में भी और स्वॉट प्रैक्टिस में भी। वान उस बच्चे के पास जाता है जिसे उसने हराया होता है, हाथ बढ़ाकर उसे उठाता है। बाकी बच्चे आपस में बात करते हैं। वान समा बाकी सबसे बिल्कुल अलग हैं। उनके 3 भाई हमसे बात भी नहीं करते और हमारे साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करते क्योंकि वो नोबल हैं। बट वान समा ऐसे नहीं है, वो हमारे साथ हमेशा अच्छे से पेश आते हैं। और अब वान 6 साल का हो चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि वान के पास एक बंदा आता है जिसका नाम डी होता है। और बता दूं कि डी ही वान को स्वॉट ट्रेनिंग देता है। डी आता है और बोलता है वान तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वान बोलता है हाँ अब मेरे लेसन का टाइम है जो एल्सप्राना देने वाली है। डी तुरंत बोलता है अरे यार उस लेसन को छोड़ो, उससे कुछ नहीं होने वाला, वो सब बेकार है। वान सच बताऊं तो मुझे वो लेना नहीं है, बट आपको पता है ना उसकी नॉलेज होना भी जरूरी है। तब वो उसे कन्विंस करने लगता है देखो तुम बुद्धू नहीं हो, मेरी बात समझो, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड फाइटिंग सिखाना चाहता हूं। तुम्हारे आगे अभी तक कोई टिक नहीं पाया, मैं तुम्हें एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन बनाना चाहता हूं। वान उसकी बातें सुनते हुए बोलता है यार मुझ पर थोड़ा तरस करो, मैं अभी सिर्फ 6 साल का हूं। डी बोलता है चिंता मत करो, मैं अभी से ही तुम्हें सीरियसली ट्रेन करूंगा और हाँ मैं तुम्हें ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बना के ही रहूंगा। वान अंदर से सोचता है ये बंदा पूरी तरह पागल है, ये मुझे लिटरली तबाह कर देगा, इसे बकवास करने के अलावा कुछ और आता ही नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि डी उसे कितनी हार्ड ट्रेनिंग देता है, हर एक मूव को 100 बार करवाता है। वान इन सब चीज़ों को करते करते बुरी तरह थक चुका होता है और वहीं बैठ जाता है। तभी डी बोलता है वान तुम रेस्ट कर रहे हो, ठीक है बट एक काम करो, स्क्वाटिंग पोजीशन में रेस्ट करो, मतलब बिना चेयर के ऐसे। और भाई ये बंदा सच में जोकर लग रहा होता है। तभी टिल आती है और बोलती है लॉर्ड वान मैं आपके लिए टॉवल लाई हूँ, आप मुँह पोंछ लीजिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वान अपने रूम में बैठा काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है। टिल पूछती है क्या हुआ, आप इतना बुरा क्यों फील कर रहे हो? वो बोलता है यार मैं इस रूम में बैठे बैठे थक गया हूँ, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम बाहर जा सके? टिल बोलती है हाँ एक जगह है, और वो उसे मार्केट लेकर जाती है। वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वान वहाँ खड़ा होकर सब कुछ देखता है। वो काफ़ी खुश होता है और बोलता है यार सच में ये कितना अच्छा है। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और वहाँ एक बड़ा सा मैंशन टाइप बिल्डिंग होती है। वो बोलता है ये क्या है? टिल बोलती है ये मेरी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरे शहर में फैली हुई है। वान बोलता है वाह ये तो मैसिव है, कितना अच्छा है ना। तभी हम सुनते हैं जल्दी चलो, तुमसे चला नहीं जाता क्या? और वो देखते हैं एक बूढ़ा आदमी एक बच्चे को बांध के घसीटते हुए ले जा रहा होता है। वान उसे देखता रहता है तो वो बूढ़ा बोलता है आखिर तुम यहाँ क्या देख रहे हो, तुम्हें इससे क्या मतलब? ये मेरा बेटा है, मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकता हूँ। वान अपनी मेट से पूछता है ये क्या हो रहा है? वो बोलती है दरअसल वो इस बच्चे को स्लेवरी के लिए बेचने जा रहा है। वान बोलता है स्लेवरी, आखिर ऐसा क्यों? टिल बताती है जो फैमिलीज अपना खर्चा नहीं उठा सकती वो अपने बच्चों को स्लेव के तौर पर बेच देती हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं और उससे वो अपनी फैमिली को चलाती हैं। और वो बच्चा जिसे बेचने ले जाया जा रहा होता है उसकी हालत देखकर वान का भी दिल खराब हो जाता है। तभी एक लेडी उस बड़ी बिल्डिंग से निकल कर आती है और बोलती है अरे देखो तो यहाँ कौन आया है, मास्टर वान। वो वान से बात करने लगती है और बोलती है वान समा आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ। और हमें पता चलता है कि उसका नाम रोजेला है। बट वान का ध्यान उस बच्चे पर ही टिका होता है। वो रोजेला से पूछता है रोजेला ये सब क्या चल रहा है? रोजेला भी उसे समझाती है दरअसल ये बच्चे को बेचने वाला है। वान बोलता है ठीक है एक बात बताओ, ये बच्चा कितने में बिक सकता है? रोजेला उस बच्चे को देखती है और बोलती है लुको देखने दो। फिर बोलती है इसके पास थीविंग मैजिक है। उसका फादर बोलता है हाँ। रोजेला बोलती है तो फिर इसे सिर्फ 3 लार्ज सिल्वर कॉइन मिल सकते हैं। ये सुनते ही उसका बाप उस बच्चे को बुरी तरह मारने लगता है। रोजेला बोलती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, ये तुम्हारा ही बेटा है, तुम इसे कैसे मार सकते हो? तभी वान बीच में आता है और बोलता है एक काम करो, मैं तुम्हें 5 सिल्वर कॉइन देता हूँ, क्या तुम ये बच्चा मुझे दोगे? वो बोलता है ठीक है ले जाओ। और वान उस बच्चे को खरीद लेता है। फिर उसे छोड़ते हुए बोलता है अब तुम जहां चाहो जा सकते हो। बट वो बच्चा वहीं खड़ा रहता है, कहीं नहीं जाता। वान बोलता है अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ ही मैंशन में चल लो। तभी वान के साथ जो गार्ड होता है वो बोलता है नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग इसे अलाउ नहीं करेंगे। दूसरा गार्ड बोलता है नहीं वो कर सकते हैं, क्योंकि अब ये वान का स्लेव है तो इसे मैंशन में जाने दिया जा सकता है। तभी रोजेला बोलती है ठीक है हम अभी इसका स्लेव ट्रेड आपके नाम पर बना देते हैं। और वो सब मिलकर उस बच्चे का स्लेव ट्रेड बना देते हैं और अब वो बच्चा ऑफिशियली वान का स्लेव बन चुका होता है।
इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये लोग एक रूम में बैठे होते हैं। तभी गेट खुलता है और वो बच्चा अंदर आता है और बोलता है, लॉर्ड वान, डी आपको ढूंढ रहे हैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस के लिए। वान बोलता है, कामसिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो बोलता है, ओ ऐसा क्या? वान कुछ खा रहा होता है, वो अचानक वो चीज़ कामसिन को दे देता है और बोलता है, ये तुम रख लो, और हाँ तुम्हें इसके लिए थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, जाओ और डी को बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। फिर बोलता है, एक मिनट, तुम्हारे ग्लव्स कहाँ हैं? कामसिन बोलता है, नहीं, मैं ग्लव्स नहीं पहन सकता क्योंकि आपने जो साइन दिया है वो मैं भूलना नहीं चाहता। और कामसिन अंदर से बेहद खुश होता है क्योंकि वान ने उसे खरीद लिया होता है। वान बोलता है, बट वो मैंने प्यार से तुम्हारे लिए लिया था। कामसिन बोलता है, ठीक है, मैंने पहन लिया, और वो है। तभी डी आता है और पूछता है, अच्छा बताओ, क्या अंदर वान है? कामसिन बोलता है, नहीं, वान समा अंदर नहीं है, बट वान अंदर ही होता है, ये बंदा झूठ बोल रहा होता है। डी बोलता है, अच्छा, बट मैंने देखा था वान अभी अभी अंदर गया था। कामसिन बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी डी आता है और पूछता है, अच्छा बताओ कि अंदर वान है? कामसिन बोलता है, नहीं, वान समा अंदर नहीं है, बट वान अंदर ही होता है, ये बंदा झूठ बोल रहा होता है। डी बोलता है, अच्छा, बट मैंने देखा था वान अभी अभी अंदर गया था। कामसिन बोलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। डी बोलता है, अच्छा, तो फिर तुम्हारे मुंह पे ये क्या लगा है? कामसिन बोलता है, कुछ नहीं, ऐसे ही लग गया होगा। डी बोलता है, अभी अभी तो लगा था, तुमने अभी साफ किया है, सच सच बताओ यहाँ क्या चल रहा है? कामसिन बोलता है, आपको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? मेरे मुंह पे कुछ नहीं है। डी बोलता है, चलो ठीक है, अगर आज वान को ट्रेन नहीं कर पाया तो आज तुम्हें तलवारबाजी सिखाऊंगा। और भाई वो पागल डी कामसिन को ही तलवारबाजी सिखाने लेके चला जाता है। अंदर से वान बोलता है, अरे ले तेरी की, उसके चक्कर में मैं फंस गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि आखिरकार वान अब 8 साल का हो चुका है और आज उसका मैजिक एप्टीट्यूड चेक किया जाने वाला होता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वान का मैजिक एप्टीट्यूड प्रोडक्शन मैजिक है, जो कि बेसिकली वेपन्स क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ये किसी काम का नहीं माना जाता और किसी भी नोबल के लिए ये एप्टीट्यूड होना अच्छा नहीं होता। तभी उसका फादर बोलता है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और जैसे ही वो अपनी स्वॉर्ड निकालता है, वान का बड़ा भाई बीच में आता है और बोलता है, नहीं फादर, रुकिए, एक काम करते हैं, हमारी नेशन में एक गांव है जो बहुत दूर है, हम उसे वहां भेज सकते हैं और वहां का लॉर्ड बना सकते हैं ताकि वो वहां जाए और उस विलेज को संभाले। और वो विलेज कुछ खास नहीं होती, वो लिटरली एक बैटल ग्राउंड जैसी होती है जिसके चारों तरफ दूसरे देश होते हैं और उसे सिर्फ युद्ध के लिए यूज किया जाता है। और वान को ऐसी बर्बाद विलेज का लॉर्ड बना के वहां भेज दिया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वान वहां जाने के लिए तैयार होता है। उसे लगता है वो अकेले जाएगा, बट तभी उसकी मेड आती है और बोलती है, वान समा, मैं आपकी पर्सनल मेड हूं, मैं भी आपके साथ चल रही हूं। तभी डी भी बोलता है, हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं, मैं ये रात छोड़ रहा हूं। तभी बटलर भी आता है और बोलता है, मैंने भी रिजाइन दे दी है, मैं भी आपके साथ हूं। वान बोलता है, नहीं नहीं यार, तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और तभी दोनों गार्ड्स भी सामने आ जाते हैं और वो भी वान के साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये सब लोग वहां से निकलने लगते हैं और जो वहां के बाकी सभी लोग होते हैं वो वान के जाने से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो यार कमेंट करके बताना कि ये एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी रही। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। वेल दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो और एक और नई एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।